अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ अहम टॉपिक्स पर। अमरीकी सेनेटर्स के सदर जो बाइडन को लिखे गए खत पर मामला बिगड़ गया। 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। अमरीकी सेनेटर्स का खत मुल्की मामलात में मदाखलत करार। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस ने बानी PTI की रियासती इदारों के खिलाफ साजिशों का भी पर्दा चाक कर दिया। दिफाई तनसीबात पर हमला करने वाले की हिमायत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। पाक अमरीका ताल्लुकात क्या मोड़ ले सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ बानी PTI लीडरशिप आपस में ही लड़ पड़ी। सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को वार्निंग दे दी और मरवत का भी जवाबी वार। खान के अलावा किसी को लीडर मानने से वाज़े इंकार। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियन से पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया है। क्या अब तलबा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ चीनी शहरियों के सिक्योरिटी खदशात पर चीनी सफीर का बड़ा बयान। दफ्तर खारजा ने बयान हैरान कुन करार दे दिया। CPEC जैसे अहम मंसूबे की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान आखिर क्या इकदामात उठा रहा है। जबकि ट्रंप की मुमकिना जीत के बाद खान की रिहाई कैसे होगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने PTI रहनुमाओं के बयानात का जवाब भी दे दिया। निजकारी कमीशन की नाकिस हिकमत अमली। हुकूमत PIA की निजकारी में नाकाम। बड़े बड़े दावों के बावजूद कमीशन गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकार एयरलाइन की फरोख्त के लिए रागिब ना कर सका। वाहिद बोली दहिंदा ने 10 अरब की बोली देकर सबको हैरान कर दिया। आखिर असल कहानी क्या है। और अमरीकी इलेक्शन मुहिम में नया मोड़। जो बाइडन की जानिब से ट्रंप सपोर्टर्स को कचरा कहने पर ट्रंप कचरा ट्रक पर ही चढ़ गए। सपोर्टर्स को लुभाने के लिए बर्गर्स फ्राइज बेचने भी पहुंच गए। ट्रंप की इलेक्शन मुहिम दूसरों से कैसे जुदा है, इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे बात करते हैं जो इस वक्त एक तो चाइना वाला इशू जो है वो हम देख रहे हैं और दूसरा जो 160 पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो ख़त लिखा है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट जो है उन्होंने ख़त लिखा है। ख़त में उन्होंने कह दिया है कि ये जो वहाँ के जो 62 जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने जो ख़त लिखा था वो हमारे मुल्क में मदाखलत है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो और भी दूसरी चीज़ों पर जो है वो एतराज़ात उठाए हैं और PTI को लेकर काफ़ी सारे जो है वो इल्ज़ामात लगाए। तो आप कैसा देख रहे हैं इस ख़त को। ये बस ऐसे ही है, सिंबॉलिक है या इसकी कोई अहमियत भी है? आई थिंक सिंबॉलिक है, ये टिट फॉर टैट है। आई थिंक अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है उन्होंने जो खत लिखा था और उसका पाकिस्तान की तरफ से जवाब है और डेफिनेटली आई थिंक तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर एक सियासत हो रही है। और जो अमेरिकी कांग्रेसमैन जो उन्होंने खत लिखा प्रेसिडेंट बाइडन को, ऑफ कोर्स उसके अंदर भी एक सियासत है। उसकी बहुत बड़ी वजह कि जो अमेरिकन में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन हैं जो फंडिंग करते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की, उनका इन्फ्लुएंस है और उन्हीं के कहने के ऊपर, लॉबिंग के ऊपर वो खत लिखा गया है। हालांकि उसकी एक न्यूसेंस वैल्यू तो है ऑप्टिक्स के एतबार से, लेकिन इन रियलिटी ये याद रखनी चाहिए बात कि जो रियासतें होती हैं वो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से किसी के सेनेटर्स या जो कांग्रेसमैन वगैरह के खत लिखने से या हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अगर कोई जज्बात में आके लिख देंगे खत तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस का रिस्पॉन्स है, आई थिंक वो जवाब है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमारे पास भी ये टूल मौजूद है। तो मेरे ख्याल में सियासत इसके ऊपर हो रही है। कोई क्वालिटेटिवली मुझे इसके ऊपर कोई बड़ी तब्दीली या कोई चेंज नजर नहीं आता। ना तो पाकिस्तान अगर कल बाइडन इंतजामिया या कोई और इंतजामिया आकर के कहे कि आप इमरान खान को रिहा कर दें या कुछ और करें, ना तो उनके कहने पर ये वो करेंगे और बस एक मेरे ख्याल में सियासत हो रही है। और आई थिंक इसमें क्रेडिट ऑफ कोर्स जो जाता है जिसको कि इतने ज्यादा सेनेटर्स को या कांग्रेसमैन को वहां पर मोबिलाइज करना, वो तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज सपोर्ट बेस है उनको ऑफ कोर्स जाता है। तो ये उम्मीद करना तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से कि अगर ट्रंप आ जाएंगे, लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो रिसेंटली बयान दिया कि अगर वो आ जाएंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे और हम हर थोड़े अरसे बाद जो है वो उनकी ये उम्मीद सुनते रहते हैं PTI सपोर्टर्स की तरफ से। ये कितना रियलिस्टिक हो सकता है वहाँ की पॉलिटिक्स को देखते हुए? आई थिंक ये एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं और आई थिंक ये लोग एक तो रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उनको नहीं जानते। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो ट्रंप थे जब पहली मरतबा वो सदर मुंतखब हुए
तो उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप हुई इमरान खान के साथ। मेरे ख्याल में 3 या 4 उनकी मुलाकातें हुई व्हाइट हाउस में, उन्होंने उनको इनवाइट भी किया। और वो एक गैर रिवायती ऑफ कोर्स ट्रंप सियासतदान है। तो लेकिन उन तरीके साहब का ये कहना कि जी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इमरान खान की रिहाई जो है वो सबसे बड़ा इशू, आई थिंक ये शायद या तो वो खुद बहुत मासूम है या हमें वो बहुत मासूम समझते हैं। और दूसरा, आई थिंक जब रियासतों ने स्टैंड लेना होता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इवन कि ठीक है अमेरिका का दबाव हमारे पर रहा है और उसका दबाव होता है, एक्सरसाइज करते हैं। अगर ये दबाव इतना काम कर जाता तो आपको पता होगा कि एक शकील आफरीदी जिनके बारे में कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने में उन्होंने एक फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई थी हैदराबाद में, उसके हवाले से मुतअद्दिद जो करारदादें भी हर जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स वहां पर आई उन्होंने दबाव डाला पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक शकील आफरीदी को रिहा नहीं किया। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इवन ट्रंप जब आ जाएंगे उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त, वैसे पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को देखें, बड़ा उसके अंदर लिमिटेड एक स्कोप है, सिक्योरिटी ड्रिवन रिलेशनशिप है, उसमें सबसे पहले वो अमरीकी मफाद देखेंगे। और अगर उस अमरीकी मफाद के अंदर कहीं तरीके इंसाफ फिट होती नजर आई तो ऑफ कोर्स उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। बट अगर उनको रियलाइज हुआ कि जी जो अमेरिका के मफादात इंपॉर्टेंट हैं, किसी एक पॉलिटिकल शख्सियत की रिहाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसको आराम से साइड पे कर देंगे, पब्लिकली वो स्टेटमेंट देते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक जो तरीके इंसाफ वाले ये इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ट्रंप के आने से शायद बिल्कुल वो मामलात बदल जाएंगे, आई थिंक इतना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं। जी कामरान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने अमेरिकन ये इंटरेस्ट की बात की, दुनिया में अगर चलती भी ऐसे, ये हमारे जैसे लोग हैं जो जाती यारी दोस्ती के चक्कर में पड़ जाते, दुनिया तो मफादात पे चलती है, फेयर इनफ। आपने कहा कि अगर पीटीआई उनके मफाद में कहीं पे कोई एडजस्ट हो रही होगी, कहीं पे कोई उनको लगेगा कि पीटीआई इमरान खान साहब में फ़ायदा हो सकता है तो वो ज़रूर इनका साथ देंगे। तो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि इतनी वहाँ पे 1 साल से उसमें गज़ा में इतनी बम्बारमेंट की गई है, 40-50 हज़ार इनोसेंट लोग वहाँ पे जहाँ भाग शहीद हुए हैं, उस पर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं की वहाँ पे यूएस कांग्रेस ने। इनके हक में इलेक्शंस पे पाकिस्तान में आपने देखा होगा 300 कोई मेरा ख्याल 68 लोग कांग्रेसमैन थे जिन्होंने पास की। अभी 62 या 60 उनके लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने लेटर लिखा है। तो इसराइल के हवाले से तो कांग्रेस में कभी कोई या उनके खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं है, ना कभी कोई दबाव डाला गया है, ना कोई इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेसमैन खड़े हुए हैं कि जनाब गज़ा के लिए, कि जनाब इतना बड़ा मतलब ह्यूमन एक लॉस हुआ है, ट्रेजिडी है। तो क्या वजह है फिर? कहीं ना कहीं पे तो एडजस्ट हो रही है पीटीआई, कहीं ना कहीं पे तो अमेरिकन इंटरेस्ट को सूट कर रही है कि उनके रेजोल्यूशन भी आ गई है, वो कांग्रेसमैन का लेटर भी आ गया है। हम बेशक कहते रहे जी लॉबिंग हुई है, आप और मेरे जैसे लोगों ने डोनेशन दी होगी, उन्होंने पाकिस्तानी को कहने पे कर दिया, हमने सारा क्रेडिट थोपा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो भाईजान कुछ ना कुछ तो है कि इतनी बड़ी 2 रेजोल्यूशन मीन्स एक रेजोल्यूशन साथ में एक लेटर। तो इस पे कैसे देखते हैं? इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं किया कभी उन्होंने सर? ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक इसराइल की बात है, ये तो अमेरिका हो, बाकी जो यूरोपियन दुनिया है जो अपने आप को इंसानी हुकूक चैंपियन कहते हैं, वो तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। तो इसलिए ये दूसरा आई थिंक ये क्लियर एक डिफेंस हमारे पास भी है कि अब जब अमेरिका या कोई और मुल्क इंसानी हकूक के नाम पर हमें लेक्चर देगा या कुछ कहेगा, तो ऑब्वियसली ये बड़ा एक जो भी आगे गवर्नमेंट्स हैं उनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि जो कत्लेआम गजा के अंदर हो रहा है, अब लेबनान के अंदर हो रहा है, उसके बारे में तो आप खामोश हैं। तो वो अमेरिका के पास वो मॉरल अथॉरिटी अब नहीं है। दूसरी मैं बात आपसे एग्री करता हूं कि सिर्फ लॉबिंग से ही आई थिंक इतना इफेक्टिव काम नहीं होता। मुझे जो लगता है कि ऑफकोर्स आपको पता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट ऑफकोर्स इस रीजन में हैं और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हैं, और इसमें आई थिंक जो मैंने कहा ना कि जब उनको लगेगा कि उनके मफाद में इमरान खान या तरीके इंसाफ फिट हो सकती है तो वो इस्तेमाल करेंगे। अब करंट क्या मफाद है? आई थिंक एक तो ओवरऑल पाकिस्तान की अगर आप जो इम्पोर्टेंस थी सिंस अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, वो इतनी ज्यादा नहीं है। चीन के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल पाकिस्तान की है, बट हैविंग सेड दैट पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम जो न्यूक्लियर पावर है। कुछ इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, अमेरिका चाहता है कि हम चीन के कैंप में बहुत ज्यादा ना जाएं। तो और दूसरा ये चीज है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, तो उसका पाकिस्तान को एक फायदा होगा कि आप अपने पांव पे खड़े होंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी। सेकेंडली चाइना को उसका फायदा होगा। और अगर पाकिस्तान में एक मैनेज पॉलिटिकल कियोस रहता है
तो शायद अमेरिका को वो चीज़ सूट करती है कि एक मैनेज किस्म का केओस रहे। मतलब ठीक है, आप चलते रहें वेंटिलेटर पे, लेकिन मुल्क उतना स्टेबल ना होने पाए कि जहां पर आप इंडिपेंडेंटली फैसले कर सकें। एक और बात बताएं कि ये खलील जालमे साहब का, जालमे नाम है, मैं पूरा नाम अगर पढ़ूं, जालमे खलील ज़ाद साहब, इनको आप भी फॉलो करते होंगे, हम भी फॉलो करते हैं। प्रोफाइल है इनका साफ, ज़रा डिप्लोमेट भी रहे हैं काबुल में, अमेरिकन की तरफ से, अफगानिस्तान से गए, उनकी शहरी, फेयर इनफ। उनके ट्वीट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो तालिबान के साफ ज़रा खिलाफ हैं, पाकिस्तान की हमारी इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ रहे हैं। वो यही समझते रहे कि हमने तालिबान को इस्तेमाल किया है, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, नेटो फोर्सेज, अमेरिकन फोर्सेज अटैक यहीं से हुआ। आपको उनकी स्टैंडिंग का पता है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं तालिबान के हामी हैं। इन्होंने तो बड़ी, आपको याद होगा, खुशी मनाई थी जब वो तालिबान ये काबुल पे आए थे 2021 में अगस्त में। उन्होंने शिकस्त दे दी है। इन्होंने तो उनको हीरो बना के पेश किया था और इन्होंने कहा तालिबान सारे मसाइल का हल है। और प्लस आपको याद होगा DGISI जो हैं, ये जनरल फैज़ हमीद साहब भी गए थे चाय का कप पीने के लिए। तो इमरान खान साहब तालिबान के भी हामी थे और उन्होंने अमेरिकन को भी अच्छी खासी सुनाई थी। उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल भी लिखा। तो खलील ये होगा जालमे साहब जो हैं, ये तालिबान के खिलाफ हैं, ये उनके रजीम के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन इमरान खान साहब के हक में हैं जो तालिबान के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। इसको कैसे देखते हैं कि वो तो बड़े ट्वीट्स कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिलीज करें अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लानी है। आई थिंक इसमें जो जालमे खलीलजाद हैं, जालमे खलीलजाद ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। अफगानिस्तान में अब ज़ाहिर अफगान नजाद वो डिप्लोमेट रहे हैं, इराक में अमेरिका के सफीर हैं, अफगानिस्तान में रहे हैं, बाद में स्पेशल एनवॉय रहे हैं। और स्पेशल एनवॉय बनने से पहले भी पाकिस्तान के हवाले से जो एज यूजुअल आपको एक अफगान का व्यू नजर आता है, जो ज्यादातर ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान के बारे में जी कि हम डबल गेम करते रहे। लेकिन उनका ये जो पर्सपेक्टिव है, जब दोहा डील हो रही थी और ही प्लेड अ की रोल उसके अंदर, तो उसमें उनकी जनरल फैज के साथ भी, इमरान खान के साथ भी, जनरल बाजवा के साथ भी बड़ी अलैग थी। उसमें वो चीज़ों के ऊपर सेम पेज पे थे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो अफगान तालिबान के अब खिलाफ नहीं है, देखिए उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है ना कि जालमे खलीलजाद आज जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने 5000 जो हार्ड कोर आप कह सकते हैं फाइटर्स थे, जंगजू थे, दहशतगर्द थे अफगान तालिबान के, वो गन पॉइंट के ऊपर आप लिटरली आप कह सकते हैं कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट पर गन पट्टी पर रखकर वो बंदे उन्होंने छुड़वाए, जिसकी वजह से उसके बाद आप देखें 1 by 1 जो पूरा अफगानिस्तान जो फॉल हुआ विदाउट सिंगल शॉट। तो जालमे खलीलजाद के खिलाफ तो खुद बहुत बड़ी चार्जशीट है कि उन्होंने राह हमवार की अफगान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए। और मेरा ख्याल है कि इस वजह से आई थिंक, क्योंकि ऊपर से वो कह रहे थे कि अफगान तालिबान के खिलाफ है, अब वो क्योंकि दोहा डील के वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स, तो वो उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। उनका जो अगर आप नैरेटिव भी देखें, वो खास करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी टारगेट करते हैं। अब जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का पर्सपेक्टिव है अफगान तालिबान को लेके, TTP को लेकर के, वो बहुत मुख्तलिफ है इमरान खान से भी, जनरल बाजवा से भी और जनरल फैज से भी। तो जालमे खलीलजाद को इस बात की भी तकलीफ है कि, और वो उनका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो एग्जैक्टली वही उनको तकलीफ है जो पर्सपेक्टिव जो अफगान तालिबान का मौजूदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक टफ लाइन ली है। उन्होंने कहा जी हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, ये मुसलमान है ही नहीं जो TTP वाले हैं, इनको आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वो अफगान तालिबान जो है, पहले बात बाजवा साहब मान गए थे कि जी हम मीडिएशन करवाते हैं, आप इनको रीसेटल करें, सब कुछ करें। तो जालमे खलीलजाद भी जो हैं वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, जो आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी इस तरीके की नहीं थी द वे यू हैव नरेटेड इट सर, कि खान साहब हो गए और जालमे साहब हो गए और तालिबान साहब हो गए, ये दे आर एट द सेम पेज। इसलिए वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब वापस आएँ। और जो सेटलमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था कि 35,000 तालिबान सवात में ले आए थे, उनको सेटल किया जनरल बाजवे के दौर में, मजीद आने चाहिए। सो ये एक ब्रॉडर एक अंडरस्टैंड, लेकिन इससे US एडमिनिस्ट्रेशन में मुतासर नहीं लग रही। क्या वजह है सर? वो खान साहब के लिए उनका आज भी उन्होंने कहा है, आपने सुना होगा, स्पोक्स पर्सन है, तर्जमान से फिर सवाल किया कि लतीफ़ खोसे साहब वाला भी और डोनाल्ड लू वाला भी, वो तो अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पे खड़े हैं। 2 साल पहले वाला एक ही बयान है कि हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान जाने, इनके इंटरनल अफेयर जाने क्या हो रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो जालमे साहब तो उनको मुतासर नहीं कर सके US एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरे ख्याल में बिल्कुल यही तो जो अमेरिका का निज़ाम है, आई थिंक उसमें हर तरह के आप खत भी लिखते हैं, बिल भी मूव करते रहते हैं, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है कि जो बाइडन जो इंतज़ामिया है वहाँ पर वो क्या करती है। तो मैं इसको अगर आप बड़ा बारीकबीनी से जायज़ा लें, आई थिंक जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि साफ और शफाफ तो नहीं थे, उसमें बहुत सी ऐसी इरेगुलरिटीज़ थी, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पर तबसरा किया जा सकता है।
अगर बांग्लादेश में भी उससे पहले इंतखाबात हुए थे फरवरी में, बांग्लादेश के हवाले से अगर आप मौकफ देखें बाइडेन इंतजामिया का, पब्लिकली वो इतना सख्त था, उन्होंने तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने रिजेक्ट कर दिया कि जी हम इंतखाबात को मानते नहीं। पाकिस्तान में जब ये इंतखाबात हुए और जो भी इल्जामात आए, जो भी खबरें आती रही, उसके ऊपर बहुत एक आप कैसे मेजर्ड किस्म का रिस्पॉन्स था, कोई उन्होंने कुछ बात नहीं की। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो समझदार लोग हैं, तो अमेरिका को भी पता था, जो इंतजामिया है, कि उनको पता है कि उनके जो मफादात हैं वो आगे की चीज़ है, तो इसलिए उन्होंने कोई पब्लिकली पाकिस्तान को, इंतजामिया ने कोई रेडिक्यूल नहीं किया। तो इसलिए आई थिंक ये एक फाइन लाइन है, इसको समझने की जरूरत है, जो आपने भी बात की कि जो अमेरिकी इंतजामिया है इस वक्त, उसके बयान में या उसके पर्सपेक्टिव में जमीन आसमान का फर्क है। जो इस वक्त मेरे ख्याल रबिया के पास कुछ चाइना रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कोई? जी कामरान साहब, थोड़ा सा चीनी सफ़ीर का जो स्टेटमेंट्स आई हैं उस पर बात कर लेते हैं, जो कि इंतहाई फिक्रमंद है। उन्होंने कहा है हुकूमत पाकिस्तान को चीन मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन करना होगा। उन्होंने कहा है जब तक महफूज माहौल फराम नहीं किया जाता CPEC का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर थोड़ी सी नज़र डालिएगा, चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, CPEC जो है वो हमारे लिए एक बहुत अहमियत रखता है। तो आपके ख्याल में ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और उनके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप गुज़िश्ता 5 सालों में देखें तो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में 21 जो चाइनीज इंजीनियर जो वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान में मारे गए हैं। किसी दुनिया के और मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। तो चीन ऑफ कोर्स पहले प्राइवेटली हमसे कहता था कि आप कुछ करें, अब वो यहाँ तक बात आ गई कि वो पब्लिकली भी कहते हैं। अब ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है, ट्यूसडे को एक थिंक टैंक जो पाक चाइना इंस्टीट्यूट, वहां पर चाइना एट 75 के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वहां पर इसाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और चीन के सफीर भी। तो वहां पर जो मुझे ज़राए ने बताया कि क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर एक हसास पोजीशन होती है, तो इसाक डार साहब को एक रिटन स्पीच करनी थी। वो रिटन स्पीच के साथ साथ वो उनको शौक है मैशत के ऊपर बोलने का, तो बहुत कुछ वो बोलते गए। और जो एक बात उन्होंने की वहां पर, जिसकी वजह से ऑफकोर्स चीन के सफीर नाराज हुए, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी भी चीन के सफीर से मुलाकात हुई थी और वो बड़ी खुल के उन्होंने बहुत सी बातें की सिक्योरिटी के हवाले से। उसमें उन्होंने जो इसाक डार साहब में जो उन्होंने क्रक्स था, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट शी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे बीजिंग, प्रेसिडेंट शी ने हमारे डेलीगेशन को बताया कि जो चीन है उसके लिए जितना मर्जी मुनाफा हो किसी भी एरिया में, किसी भी मुल्क में, लेकिन अगर उनके नेशनल्स अंडर थ्रेट हो तो वो वहां पर सरमायाकारी नहीं करेंगे। लेकिन इसाक डार साहब ने यह दावा किया कि प्रेसिडेंट शी ने कहा कि पाकिस्तान एक्सेप्शन है, हम वहां पर सरमायाकारी करेंगे। अब ये बात करनी थी इसाक डार साहब की, उन्होंने स्पीच खत्म की और चीन के सफीर पहले तकरीर कर चुके थे और ये अनयूजुअल हुआ कि चीन के सफीर उठे, उन्होंने पोडियम पे चले गए और इसाक डार के उस बयान को उन्होंने रिपट किया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी के लिए जो चीन के शहरी पाकिस्तान में काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मोहतरम है और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है कि पाकिस्तान में चीन के जो शहरी हैं इस तरह बेदर्दी से मारे जाएं। और उन्होंने वाजे किया कि जो सबसे बड़ी रुकावट है CPEC के दरमियान जो बढ़ने में, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है। और ये बहुत अनयूजुअल, बिल्कुल गैर मामूली एक बात थी। लेकिन जो जैसे मैंने जिक्र किया कि पिछले हफ्ते मेरी भी चीन के सफीर से मुलाकात हुई थी, तो मेरे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं थी, क्योंकि इसाक डार साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है अगर 21 चीनी मर गए हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें एक चीज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ तो आपको पता है 5, 10, 8 लोग रोज शहीद हो रहे हैं, हम इम्यून हो गए हैं, हमारे लिए शायद एक इंसानी जानों की वैल्यू नहीं है और हम चीन के शहरियों को भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारी एक इनसेंसिटिविटी है और ये आपका जो कहना ब्लंडर किया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जी उन्होंने खुद ही रेस किया बेसिकली ये इशू और खुद ही जो है वो इसमें फंस गए। बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने एक तो जो स्क्रिप्टेड जो तकरीर थी उसके बजाय उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि ठीक है चीन को उतना फर्क नहीं पड़ता, हालांकि बहुत फर्क पड़ता है। जो मेरी भी बात मैंने बताया कि कुछ चीन के डिप्लोमेट से हुई थी, उन्होंने बहुत वाजे किया कि हमारे किसी भी मुल्क के साथ जितने मर्जी करीबी ताल्लुकात हों, लेकिन हम ये कबूल नहीं कर सकते कि हमारे शहरी जो हैं इस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात में मारे जाएं। आपने कहा आपकी उनसे मुलाकात भी हुई और हमें ये पब्लिक नज़र भी आ गया, आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि वही वाली बात हमारे यहाँ, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ तो रोजाना इट्स न्यू नॉर्मल, यहाँ तो 70-80 हज़ार बंदा मारा गया, किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, तालिबान ने मार डाले और पूरी कौम उनकी दीवानी भी है, उनके वो हीरो भी समझती है, उनको अपना वो रोल मॉडल भी मानती है। 70-80 हज़ार बंदा मार दिया उन्होंने और उसकी उन्होंने वो भी ली
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, लेकिन हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी उनको हीरो समझता है, वो आपके सामने है। खैर, तो अब ये हमसे तो नहीं चीज़ें संभलनी, हमें पता है कराची एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ था उसके बाद इट वाज ऑल ओवर, हमारी एजेंसी, हमारी सिक्योरिटी, हमारे इदारे हैं, हम तो बिल्कुल नलायक निकम्मे लोग हैं, हम तो हिफाजत नहीं कर सकते इन चीज़ों की। तो क्या करेगा चीन? अब आपकी जो मुलाकात हुई, ये सिपैक चलेगा या उनका ख्याल है ये वो मुल्क है जहाँ पे ये अपने शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकते, हमारी को क्या करेंगे ये? आई थिंक उसमें बड़ी क्लियर लाइन है कि पाकिस्तान को हर सूरत में ये सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ेगी। जो चीन के सफ़ीर ने, जो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया कि बिल्कुल पाकिस्तान की जो क़यादत है मज़म्मत भी करती है, पाकिस्तान की अवाम इज़हार हमदर्दी भी करती है, लेकिन अब पाकिस्तान को अमली तौर पर इक़दाम लेना होंगे, क्रैकडाउन करना होगा। और इवन यहाँ तक सवाल हुआ कि हमारे यहाँ ये कहते हैं जी रॉ और CIA ये लोग इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग। पाकिस्तान की टेरिटरी पर ये वाक़यात हो रहे हैं तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि जी वो करवा रहा है तो अच्छा ठीक है फिर एक्सेप्टेबल है। बड़ा क्लियर आई थिंक उन्होंने एक जो रेड लाइन है, एक ही अमली कदम ले सकते हैं जो मुझे समझ आती है, जो आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। एक ही हम काम कर सकते हैं चाइनीज़ के लिए, वो ये है कि उनके हर एक बेचारे, उनका जो इंजीनियर की डेथ होती है, उनकी फैमिली को $2-2.5 लाख या $1 मिलियन मेरा ख्याल हमने कीमत रखी हुई है, जाके उनकी फैमिली को हम एक तबूत भी दे आते हैं और साथ में $1 का चेक भी दे आते हैं। हमारे यहाँ तो चलता है ना, अल्लाह की मर्जी थी, अब क्या करें सारी चीज़। हमारे पास एक किस्त है, इसके बाद दूसरा तो मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ और कर सकते हैं। नहीं, अगर फिर नहीं करेंगे तो फिर जो चीन आपका एक ट्रस्टेड फ्रेंड है, जो ना सिर्फ आपको मुआशी एतबार से बल्कि बहुत से और चैलेंजेस जो आपको दरपेश होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चीन जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो फिर उसकी प्राइस फिर आपको पे करनी पड़ेगी। आई थिंक फिर आप, अगर आपको लगता है कि आप एक वैसे ही हमारे दोस्त कम हैं जिस रीजन में हम रहते हैं, अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई इशू चल रहा है और चीन जैसे मुल्क को भी हम नाराज कर लेते हैं, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। बहुत शुक्रिया आपका सर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद कुछ स्टोरीज हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बहुत अहम स्टोरी है हमारे पास जिसमें हम बात करेंगे। क्लासरा साहब, PIA की निचकारी एक अरसे से जो है वो ऑन कार्ड्स है, लेकिन हम कर नहीं पाते, उसमें पॉलिटिकल जो है वो आ जाती हैं बातें और फिर वो सियासत की नज़र हो जाती है। 85 बिलियन मिनिमम प्राइस रखी थी और बिड जो आई है वो एक ही आई है और वो 10 बिलियन की है। कितना बड़ा धचका है ये हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन प्लान्स के लिए। मेरी किसी PIA के बड़े अहम बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब इससे बड़ा मजाक पाकिस्तानी तारीख में कोई नहीं हो सकता, जो जोक किया गया है, बल्कि प्रैंक किया गया। उनका ये कहना था प्रैंक किया गया है कि बाद कैमरों को हाथ देख के हाथ हिला देने वाला हिसाब हुआ है। उसने कहा जनाब ये जो जिस कंपनी ने रियल एस्टेट ने इनको बिड किया था उनकी मशहूरी हुई है और PIA जलील होकर रह गई है। एक नेशनल कैरियर थी जिसको हम ये क्रेडिट देते थे कि ये आपकी पूरी गल्फ़ की जितनी एयरलाइंस हैं जिसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 60s में, 70s में, 80s तक नाम था और लोग इस पे ये फ्लाई करना अपना फ़ख्र आनर की बात करते थे। दुनिया भर में हमारे पायलट्स हों, हमारी एयरलाइन हो, इसका नाम था बहुत बड़ा। तो इसको जिस तरीके से जलील किया गया है और कराया गया है और इसकी इंसल्ट की गई है, वो बड़े ही वाज इन टीयर्स। मत से बहुत लोगों का मतलब अफिलिएशन होती है अपने प्रोफेशन के साथ, अपने इसके साथ। उन्होंने कहा जनाब 10 अरब की बोली, 85 अरब रुपया आपने 85 बिलियन जो है आपने बेस प्राइस रखी है कि इससे ऊपर बिडिंग जाएगी, आपको वो बोली दे रहे हैं 10 अरब की। उन्होंने कहा जनाब ये तो एक जहाज की कीमत ही नहीं है हमारे की। इस वक्त एसेट का उन्होंने कहा जो अंदाजा लगाया गया है 165 बिलियन, जो कि मिनिमम पे रखी गई प्राइस। आपके 65 बिलियन के तो शायद PIA के एसेट हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जुल्म देखें, ज्यादती देखें जो इसके साथ की कि 1.25 साल तक इन्होंने रोक दिया था। इससे पहले फवाद साहब थे, आपको याद है, जो लाडले हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, इनको मियाँ शबान साहब की कुछ जान जो है ना, कुछ तोते हैं ब्यूरोक्रेसी के, जिन तोतों में जान है उनमें फवाद साहब भी शामिल हैं। इनको वजीर निजकारी बनाया गया था इसमें। ये आपकी जो निगरान हुकूमत गुजरी और इनके जिम्मे यही काम लगाया गया था बड़े दावों के साथ कि जी गो गेटर हैं, बड़े काबिल आदमी है, PIA नहीं बिक रही, लॉसेस में जा रही है, यूं करके बादशाह फवाद साहब आपको बेच देंगे और आपको नुकसान से निकाल देंगे, पैसे दे देंगे। ये पूरी की पूरी बात में उनको वजीर बनाया गया, स्टेटस दिया गया, उन्होंने एफर्ट की। उसके बाद मैं और इमरान मकराना साहब जो हमारे टीम को रिपोर्टर हैं इकट्ठे, हमने 3-4 तो वहाँ पे ये ब्रीफिंग अटेंड की, बल्कि 6 ब्रीफिंग अटेंड किए हुए हैं हम दोनों ने वहाँ पर कि PIA की प्राइवेटाइजेशन पे हम नहीं किए। हम अगेन एविएशन वालों ने अलहदा इनकी ब्रीफिंग ली है
ये ज़रा ध्यान में रखें। फिर उसके बाद इनकी प्राइवेटाइजेशन वालों ने अलहदा ब्रीफिंग दी है, कौमी असम्बली के अरकान को अलहदा दी गई हैं दोनों ने, और सेनेट के अलहदा हमने चारों अटेंड किए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आई कैन क्लेम कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे। जितना नॉन सीरियस एटीट्यूड हमें दिखाया गया वहाँ पे इस कमेटीज में मीटिंग में, मतलब प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी की हमने गुफ्तगू सुनी लास्ट मीटिंग में, उसमें अलीम खान साहब और दीगर लोग भी थे। हालांकि अलीम खान साहब ने कंपनी बड़े होपफुल थे कि हम बहुत बड़े इसको अच्छे तरीके से हम बड़ी अच्छी डील ले लेंगे, ये तो बहुत कुछ मतलब जो इन्होंने नक्शा पेश किया था जो निजकारी कमीशन है, तो हम सारे बड़े खुश हो गए थे कि जनाब इतना बड़ा पैकेज, इतनी बड़ी आसानियाँ, इतनी बड़ी इन्होंने हाथ मार लिया है। उन्होंने ये कहना था वहाँ पे, जो ये उनकी बात थी कि एक सवाल किया गया, जो मेंबर्स बैठे थे उन्होंने कहा जनाब कि इसमें जो ये 5-6 कंपनीज ने बिड की है या बिडिंग के लिए पेपर जमा करवाए हैं, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है, इनमें कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं थी। दैट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इतनी बड़ी एयरलाइन है, एक मुल्क अपनी एयरलाइन को प्राइवेटाइज कर रहा है, दुनिया भर में इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइन है, गल्फ की स्पेशली हम तवक्को करते थे। पता है वहाँ पर सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया, हमने पहले अपने शो में कहा हुआ, इससे अंडरस्टैंडिंग देखें इस मुल्क के साथ ये कितने ये मतलब हमदर्द हैं, इनकी कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी नीयत ख़राब हो, कि कैपेसिटी का प्रॉब्लम था। जवाब सुने, उन्होंने कहा कि लोकल ही ठीक रहते हैं, हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर उस तरीके का हमें ये सूट नहीं करते। ये अल्फाज हैं कमेटी में कहे गए, ये मैंने खुद सुने हैं। इमरान मकराना साहब मेरे साथ बैठे थे, उस पर उन्होंने भी बात की मेंबर्स ने। उन्होंने कहा अगर हम ये फॉरेन इन्वेस्टर आता है और PIA खरीदता है, तो कल को ये जितने लोग आते हैं, हमारे पास डॉलरों की कमी है, तो फिर हमें ना इनको डॉलर में डिविडेंड देना पड़ता है, प्रॉफिट। तो बेहतर है कि हम लोकल पाकिस्तान करेंसी में डील कर लें। ये आपका टॉप ग्रेड 22 का ऑफिसर ये ब्रीफिंग दे रहा है कि जो इस हक में नहीं है कि बाहर से इन्वेस्टर है, डॉलर नहीं है। वो एक बात भूल गए, जिनको मतलब जिन लोगों ने ग्रेड 22 दिया, मुझे उन पर हैरानी है थोड़ी सी। और भाई मेरे, अगर फॉरेन कंपनी आएगी वो आपको रुपीज़ तो नहीं देगी ना। अगर वो 500-600 मिलियन डॉलर में आपकी डील होती है, सपोज $1 बिलियन में आपकी डील हो जाती है, या चलें 500-600 मिलियन डॉलर, तो वो 500-600 मिलियन डॉलर आपके स्टेट बैंक में, आपके रिजर्व में, रेमिटेंसेज में, या वटेवर जो कहें डायरेक्ट जो आपकी फॉरेन आपकी इन्वेस्टमेंट है, DFI है, उसमें आ रहा है। और जिसके लिए आप जाके अभी आपने उस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से आपने 11% पे आपने कर्जा लिया, मेरा ख्याल $700-800 मिलियन का 11%, आप सोच नहीं सकते। वो जो है आपको इस इन्वेस्टमेंट के बदले मुफ्त में, दूसरे लफ्ज़ में आप उसको मुफ्त कहेंगे, इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा, वो स्टेट बैंक को पैसे दे रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं तो भाई साहब हम ये पैसे नहीं लेते, हम उस कंपनी को देंगे जो पैसों में रुपीज़ में दे। मतलब आपकी जेब से मैंने पैसे निकाल लिए, मेरी जेब से कैमरामैन साहब ने निकाले, हम एक दूसरे की जेबों से रुपीज़ निकालते रहेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग थी, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप PIA बेचने जा रहे थे, कि वो कहते हैं मैं फॉरेन कंपनी सूट नहीं करती, डॉलर पहले जाती है। वो भाई मेरे डॉलर वो पहले ले आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, फिर आपसे अपना डिविडेंड वो लेके जाती हैं। सो एक चीज़। दूसरी अगर आपको याद हो, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़, इस 600 बिलियन से ज़्यादा के वो बता रहे थे, 2015 में भी हो रही थी, ये इन्होंने नहीं होने दी। उस वक्त पॉलिटिकल ग्राउंड पे वो कहते हैं रोके गई थी। अगर उस वक्त हो जाती तो शायद 600 बिलियन डॉलर, अगर 600 बिलियन रुपीज़ का जो नुकसान आपको हुआ है, शायद ये ना होता। वो पॉलिटिकल रीज़न थी, वटएवर। अब हालत ये है कि इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता था जो किया गया। और अगली बात सुने, इन्होंने खेल क्या खेला है, हमारे जो प्राइवेट पार्टीज पाकिस्तानी ये इन्वेस्टर्स आए हुए थे, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान को रोक दिया था इसने, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, और इन्होंने कंसल्टेंट हायर किया था। उसको पता है कितनी पेमेंट की गई है? उसको $2.25 बिलियन की पेमेंट की गई है, जिसने प्लान बना के दिया है कि PIA को बेचने। टोटल बिड आ रही है 10 अरब की। मतलब वो कहते हैं ना कि उसमें वो कहते हैं ना, गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी क्या, कि चादर को उधर से खींचे तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव को ढांपते हैं तो सर नंगा होता है। भाई उसमें से 10 अरब रुपए की बिक रही थी, जिसमें $2.25 बिलियन ऑलरेडी आपका कंसल्टेंट जो टेक्निकल जिन्होंने आपको बिड पेपर बनाने थे, एवेल्युएशन करनी थी, $2.25 रुपए वो ले गया है PIA से। और इस तरह की आपको उन्होंने बना कर दी है कि जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें शो हो रही है। और अगर इसमें जो है वो डिले आ जाता है, 1 साल का जो खसारा है PIA का वो 100 अरब है। और अब जो है वो अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ी थी मिफ्ता इस्माइल साहब की, उन्होंने तो सजेस्ट किया कि आपने जो है वो बहुत ओवर एम्बिशियस इसकी मिनिमम प्राइस रखी है, 85 बिलियन, इसको नीचे लाना होगा। 2-3 ऑप्शन है, अब चलो उन पर बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो जुल्म किया गया इन्होंने, अब जरा थोड़ा जुल्म और भी तो देखें ना, जरा कहानी को और तरीके से देखते हैं
कि इन्होंने कहा जनाब ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने PIA को रोक दिया कि अब आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना अपने जहाज़ों पे करनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे करनी है, क्यों हम बेच रहे हैं, लिहाजा पैसे नहीं लगाने, लिहाजा सर्विस का म्यार आपका गिरा, बिल्कुल आपकी क्वालिटी गिरी आपकी, क्योंकि आपने उस पर एक रुपया नहीं लगाया ना, कोई उसकी मेंटेनेंस थी, चर्चे थे, अभी वो आपको बता रहे हैं ना जहाज भी इन्होंने ग्राउंड कर दिए क्योंकि हम बेच रहे हैं। जब इस माइंड सेट के साथ बेचने जाएंगे कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं, पैसे नहीं है, हमारे टायर फट गए हैं, हमारे पास अगर खाने पीने को कुछ नहीं है, हमारा स्टाफ नहीं है, तो अगले बंदे ने फिर समझ लेना बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो वो तो अपनी मर्जी की प्राइस लगाएगा, वो फिर 10 अरब लगाएगा। तो उन्होंने तो वही लगाई है। फिर इन्होंने जो काम किया, ये जो थे हमारे लोकल इन्वेस्टर थे 5-6 कंपनी बिजनेसमैन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑडिट करवाए, इनके ऑडिट करवाया गया, 3-4 महीने डिले कराया गया, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी PIA की, वो डिले कराते गए, इसको मजीद जलील करा करू के आखिर पे उन्होंने सारी कोई एक्सेस लेके PIA को रीड करने के बाद आखिर पे उन्होंने हम तो नहीं लेते, ये तो पैसे ज्यादा हैं, आपकी शराइत ज्यादा है, ये तो बड़ी शराइत रख के बैठे थे। अगला ऑप्शन और है, जो जुल्म ज्यादती हुई है इस PIA के साथ 3-4 चीज़ों की वजह से हुई है। एक तो गुलाम सरवर खान साहब ने जो बयान दिया था, अगर आपको याद हो कि जनाब के पाकिस्तानी पायलट जो है ना, ये इनके पास 2 नंबर क्वालिफाइड नहीं है, हाँ। क्वालिफाइड नहीं है, उसका बड़ा नुकसान हुआ, आपके PIA को भी हुआ, उनके पायलट्स को अभी तक उससे वो नहीं रिकवर कर सके। इमरान खान साहब के दौर में ये छक्का मारा गया था, आपने वो जो तबाही की बुनियाद रखी थी, यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली डर गए थे कि जनाब के ऐसे पायलट भी उड़ा रहे हैं। बहुत सारे हमारे पायलट जो थे दुनिया में काबिल पायलट माने जाते हैं, उनकी बहुत सारे ये जो थे उसमें गल्फ कंट्री को चला रहे थे, यूरोपियन एयरलाइंस को चला रहे थे, उनको ग्राउंड कर दिया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था कि आपको तो मिनिस्टर कह रहा है एविएशन का कि आप लोग तो क्वालिफाइड ही नहीं है। सो वो एक बहुत बड़ा आपको झटका लगा। दूसरा आपको झटका लगा जब आपकी यूरोप के लिए और लंदन के लिए, UK के लिए फ्लाइट्स आपकी जो सबसे ज्यादा आपका प्रॉफिटेबल रूट था, आपका यहाँ से लाहौर से न्यूयॉर्क आपकी फ्लाइट आपकी डायरेक्ट जाती थी, वो आपने बंद करवाई जो आपके प्रॉफिटेबल रूट थे। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब जब 2008-9 में है, इन्होंने जो हमारे प्रॉफिटेबल रूट से इन्होंने बरूनी कंपनी को बेचे, जहां पे पहले PIA जाती थी इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। जो पॉलिटिकल लोग आते हैं नाराज तो हो जाते हैं, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, सब लोग मुझे माफी मांगता हूं जनाब, मेरी बात से अगर जमहूरियत जाती है तो मैं इतनी बड़ी चीज नहीं हूं। ये जब आए थे उस वक्त जनाब आपकी स्टील मिल जो है 12 रुपए के प्रॉफिट में थी, 12 बिलियन का प्रॉफिट था जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में है। ये इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीज के घाटे में और बंद पड़ी है पिछले अब 14-15 साल से, उनको घर बैठे तनख्वाहें दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल हुकूमतें आई हैं, फिर कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ती है। आपकी PIA जो है, ये सारे रूट्स जो थे आपने सारे उठा के आपने बरूनी उनको एयरलाइंस को दिए हैं जो इनके पास होने चाहिए थे। इन पे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, इन पे पैसा लगाने की बजाय कि ये PIA जो है सारे रूट्स उठाए, आपने बरूनी ये जो फॉरेन वो कंपनीज थी उनको दिया कि कुछ % हमें दे देना। भाई वो कंपनी आपको परसेंटेज भी दे रही हैं, वो फ्रेंचाइज होती है ना, जैसे उन्होंने फ्रेंचाइज टाइप कर ली कि जहां पे हमारे रूट्स के थे वो आके एयरलाइंस ले गई, उसके बदले में 10% आपको प्रॉफिट देंगे, टिकट पे देंगे, वटेर देंगे। आपने उनको देखे कि उन कंपनीज ने वो खर्चे भी निकाले, उन्होंने प्रॉफिट भी कमाए आपके रूट्स पे, और आपको उन्होंने 10-15% उन्होंने या 20% आपको पैसे भी दिए। आपने सारे रूट बंद करवा दे, UK बंद, न्यूयॉर्क बंद, यूरोप बंद, नॉर्वे बंद, हिंद सिंध बंद। उसके बाद आप कहते हैं हमें 10 रुपए हमें मिले, तो मजाक नहीं करना चाहिए था उन्हें आपके साथ। तो ये पॉलिटिकल एलीट ने अपने जाती कारोबार किसी का घाटे नीचे किया, कोई शरीफों का नीचे किया हो, कोई जरदारी साहब का कोई नहीं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि पहले तो इतने अरसे तक पॉलिटिकल विल नहीं थी, और जब पॉलिटिकल विल आई तो अब इन्वेस्टर तमाशा है, मतलब ये मजाक है। फिर आप हिम्मत दिखाएं, थोड़ा सा कोई वो गैरत की गोली खाएं, फिर इसी चीज को फिर वो वापस करें, या तो 1 रुपए में बेच दें। ब्रेक ले लेते हैं क्लासरा साहब, आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा जायज है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कसम है कि यार इसके साथ वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े ही अहम इशू पे हम बात कर रहे हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। क्लासर साहब, एक दफ़ा मोहम्मद जुबैर से मैं बात कर रही थी और उनका ये कहना था कि 2015 में ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे पहुंच चुका था। उसमें PIA था, उसमें स्टील मिल था और उसमें फेस्को था, लेकिन बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जब सब कुछ हो चुका था, इन्वेस्टर्स को बस चूज़ करना था कि किसकी बिड जो है वो एक्सेप्ट करनी है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे किया जा चुका था, तो हुकूमत ने यूटर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे लिए पॉलिटिकली ये वायबल नहीं है, इमरान खान सड़कों पे हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अब 9 साल बाद हम वापस ये प्राइवेटाइजेशन की बात करें, जो इतना लॉस हुआ, जो इतना फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पे किया, उसका कौन मदावा करेगा? और अब तो ऐसा लगता है कि कोई पे करने को भी तैयार नहीं। उस वक्त आपको याद हो ये मनसूबा स्क्रैप करके श्रीलंका से लीज जहाज वेट एक होते, एक ड्राई पता लीज का एक होता है, वो लिया गया था 1 बिलियन के
उस वक्त अच्छे खासे अमाउंट्स जो है ना खर्च किए गए थे और बड़ा एक पीए का जहाज़ डेकोरेट करके लंदन भेजा गया था, सहाफ़ी भी गए थे, सारे गए थे जी हमने पीए ठीक कर दिए, एक दो जहाज़ लेके जो उनकी मतलब वेट लीज पे लिए थे वो भी अपना, उसके बाद किसी को पता नहीं चला कितना नुकसान गया। उस वक्त भी कंसल्टेंट वगैरह ने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर लिए थे, अब आपको मैं बता रहा हूँ 2.25 बिलियन रुपीज़ अब ले गए। ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपको ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप उनको, जिन लोगों ने बैठ के सारा मंसूबा बनाया, प्लान बनाया और किसी फॉरेन कंपनी को नहीं आने दिया दरमियान, ये उनकी नलायकी है। ये सारे का सारा ये जो मलबा गिरने वाला है ना, ये इन पे गिरने वाला। और दूसरे जो लोग बता रहे थे ना यहाँ पर कि जनाब कि हमारी मुआशी हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, या तो आपके इस प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बाई डिज़ाइन फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं आने दिया, जो मैंने बता दिया है, और लोकल लोगों को फैसिलिटेट किया कि ये खरीदें, रुपीज़ में खरीदें सर और ये चलें। एक और मुझे बंदे ने बताया कि जनाब इतनी ही कैपेसिटी हमारे यहाँ किसी बिजनेसमैन में है ही नहीं कि वो पीएए जैसे बड़ी एक एयरलाइन को चला सके। एक आप उसको जो अगर डेवलपर आया है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, उसको देने के लिए तैयार है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, अरबों रुपए आप अब दीगर प्रोजेक्ट्स पे लगा लेते हैं। मैं वही जो बात कर रहा हूँ, कभी नवाज शरीफ साहब की फैमिली का बिजनेस आपने कभी सुना लास्ट में किया हो, कभी जरदारी साहब का लास्ट में किया हो, बाकी बिग बिजनेस में बैठे, मतलब मुल्क का बिजनेस नीचे जा रहा है। हमारी कंपनीज, हमारे इदारे, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो नीचे जा रहे हैं, उनकी कीमत नीचे जा रही है, इनके अपने जो है उनकी कीमत ऊपर जा रही है। जरा मुल्क की आप इनकी हालत देख लें, इतनी भी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि आप एयरलाइन को चला सकते, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते। हमारे पास कोई बंदे नहीं थे, अपनी प्राइवेट एयरलाइन सारे कामयाबी से चल रही है। जरा मजे से देखें, इस हुकूमत की लोगों के पैसे की बनी हुई हूँ। खैर इसका एक ऑप्शन तो फिर वही है, जान छुड़वानी। अगर आप कहते हैं जी हमारे पास बहुत हमें वो पड़ रहे हैं जी लॉसेज हैं साल के, फिर दे दें 10 अरब रुपए पे, जान छुड़ाएं। अगर आपने पैसे बचाने हैं, अपनी ह्यूमिलिएशन करने, या कोई थोड़ी सी गैरत दिखाएं, कोई गोली खाएं, किसी पीए को पैर पे खड़ा करें, इनको दोबारा इनको स्टार्ट करें। बहरहाल आपका मशवरा सुन लें, जो है सुनना, हम अपना दुख का इजहार करते रहते हैं। ये बड़े समझदार और बड़े लायक लोग बैठे हुए माशाल्लाह, एक के बाद एक। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग।